मसूरी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भर्ती घोटाले पर कहा है कि ये भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की पोल खोलती है। उन्होंने जोशीमठ मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक पर कहा है कि प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और नौकरी लगाने का सौदा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जोशीमठ आपदा पर भी कहा कि प्रधानमंत्री को खुद वहां जाना चाहिए था और लोगों को विश्वास दिलाते हुए जोशीमठ को बचाना चाहिए था। अब गुप्तकाश से नीचे कुंड है जहाँ वो पेट्रोल पंप है, पूरे धसाव आ गया था पूरा कि भाई इतने लोग शिफ्ट होने, पूरा वो भाई कौन कौन से गांव शिफ्ट होने, कौन कौन से परिवार शिफ्ट होने, पूरी लिस्ट बनी थी। आज तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ। तो यही बात आज जोशीमठ में होगा क्या कि अभी तो फौरी तौर पे उनको कहीं राहत शिविरों में आपने पहुंचा दिया, धीरे धीरे थोड़ा बहुत आप मुआवजा दे दोगे और धीरे धीरे क्या होगा कि आप समय रहते आप भी, सरकार भूल जाएगी, धीरे धीरे लोग फिर वहाँ वापस चले जाएंगे। और इसलिए उत्तराखंड के लिए एक ऐसी नीति बननी चाहिए जो, और मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ अगर किसी का 2 करोड़ का भवन था तो उसको 2 करोड़ का मुआवजा दो, आकलन करो उसको, तो उस संपत्ति का आकलन करके और उसको दे दो। आज आप एक व्यक्ति को जेल भेज दे रहे हो, लेकिन आप इतनी मोटी तनख्वाह जिस व्यक्ति को सुख सुविधाएं दे रहे थे, जो चेयरमैन है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो कि वो क्या देख रहा था कि उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? प्रदेश सरकार क्या देख रही थी उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? इसके लिए जितना दोषी वो व्यक्ति है जिसने पेपर लीक किया, जिन्होंने गलत तरीके से जो है लोगों को नौकरी लगाने का सौदा किया, जितने दोषी हुए हैं उससे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिनको फिर तो पुलिस और फिर जजों की नियुक्ति क्यों करेगा? फिर तो सब अगर ये होगा कि भाई अपनी जिम्मेदारी सब भाग जाएंगे। भाई तुम्हारी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही थी, तुम्हारे नाक के नीचे, तो तुमको चेयरमैन बनाना, तुमको मुख्यमंत्री बनाना, तुमको सरकार बनाने का क्या औचित्य है जब तुम इस वक्त तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो गया है? मतलब ये कैसा दुर्भाग्य है। आज लोगों का आस्था खत्म हो गई है उत्तराखंड में। आप मुझको बता दो, मुझे कोई बताते कि कब से नियुक्तियां नहीं हुई हैं भाई? हर बार आ रहा है कि इतनी 1000 नियुक्तियां विज्ञप्ति निकलेगी। आप मुझे बता दो कहां नियुक्तियां हो रही हैं उत्तराखंड में? अब उसके बाद वो उम्र भी ओवरेज हो जाएगी। ठीक है, तुम दोबारा एग्जाम करा दोगे, लेकिन जो उनका आने जाने का खर्च हुआ है, एग्जाम देने का खर्च हुआ है गरीब बच्चे का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे, लेकिन बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा था। ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी, और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाज़ार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी के ओट गांव में निजी नर्सरी के द्वारा पौधों की आपूर्ति में की जा रही अनियमितताओं की खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 2 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने प्रदेश भर में 9000 के करीब गाँवों को नाबार्ड के माध्यम से 18000 पॉली हाउस लगाने का प्लान तैयार करने के निर्देश सचिव को दिए।
एक विषय जो अभी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कुछ अनियमितता उत्तरकाशी में प्लांटेशन को लेकर हुई है। उसके लिए जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी को जांच के लिए कह दिया गया है, 2 दिन के अंदर जांच करने के लिए कहा है। उसमें अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दोगुना करेंगे। इसके लिए मैंने अभी अपने सचिव से चर्चा की है। लगभग हमारे यहाँ 9,000 के लगभग गांव हैं। पहले चरण में हम 4,000 गांव में पॉली हाउसेज लगाएंगे। 18,000 पॉली हाउस लगाने का हमारा प्लान है और इसको क्लस्टर के माध्यम से, एक क्लस्टर को हम 10 से 20 पॉली हाउस देंगे, इंडिविजुअल को हम 10 पॉली हाउस देंगे और इसके माध्यम से जो किसानों की आय दुगनी करने का हमारा संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में पहली बार कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के पहलवान राजू थापा ने कुश्ती में बाजी मारकर ट्रॉफी के साथ ही 25,000 का नगद पुरस्कार अपने नाम किया और दर्शकों की वाहवाही लूटी। समापन दिवस में 12 मैच खेले गए, जिसमें यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और नेपाल के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं समापन दिवस के मौके पर 12 मैच खेले गए, जिसमें 24 पहलवानों ने प्रतिभाग किया। सेमीफाइनल का कुश्ती मैच उत्तराखंड के पहलवान राजू थापा और मध्य प्रदेश के पहलवान राहुल के बीच खेला गया, जिसमें राजू थापा ने जीत हासिल की। दंगल का आयोजन हुआ, ये एक नया प्रयोग था अपने आप में और इसको इतनी सराहना मिलेगी ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तभी भी इतने लोग यहाँ पर देखने आए। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। आगे आने वाले टाइम में इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और मैंने देखा है कल भी और आज भी जनता पूरे 3 घंटे जितने भी टाइम जो दंगल चलाया, सब बहुत उत्साहित होकर, बहुत रोमांचित होकर यहाँ पर ये मुकाबला देख रहे थे। फाइनल मुकाबले में जो हमारे राजू थापा हैं, देहरादून के हैं, अच्छे पहलवान हैं, वो विजयी हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो छोटे छोटे बच्चों को, उत्तराखंड के बच्चों को भी इस विधा में पारंगत कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में उत्तराखंड के लिए इस विधा में काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो इसी ये और एक नया प्रयास भी इस बार इस मेले में किया है। हमने बहुत सारे गेम्स को, चाहे वो बैडमिंटन हो, दंगल हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल और सब गेम्स को बढ़ावा दिया है। उसका रीज़न साफ साफ ये है कि जो नशे की प्रवृत्ति है वो कम हो और जो युवा है वो खेलों में अपना ध्यान लगाएं, खेलों की तरफ अपना रुचि करें और विभिन्न प्रकार के जो भी व्यसन हैं उनसे दूर रहें। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कीर्तिनगर पुराने पुल से ब्लॉक परिसर के विकास सदन तक रैली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का टिहरी जिला महामंत्री नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश मोहन मैठानी ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के एक आधारित पार्टी है। इसमें युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया को लेकर जो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के श्री विनोद कंडारी जी विधायक प्रत्यक्ष में, अभी उदाहरण के लिए वो भी एक युवा है और विधानसभा क्षेत्र के भी एक युवा विधायक जो काफ़ी कर्मठ, काफ़ी आदर्श विधायक और युवाओं को काफ़ी मौका दिया जा रहा है और युवाओं से थोड़ा सा आगे पार्टी को ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ही आगे कर रही है और हमारे दोनों युवा जो मंडल अध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा पार्टी में भी सब हमारे युवा हैं और युवा शक्ति और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद से पूरा उत्तराखंड और पूरा भारत इससे तरक्की करेगा और इन लोगों की ऊर्जा देश को मिलेगी, समाज को मिलेगी। निश्चित तौर से भारत इस विषय में आगे तरक्की करेगा। हरकीपैड़ी क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक अर्धनग्न अवस्था में होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने व्यक्ति को बाजार से कपड़े खरीदकर पहनाते हुए उपचार के लिए मेला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पूछताछ में पता चला कि विदेशी नागरिक रिपब्लिक ऑफ बेलारूस का रहने वाला है, जो कि अन्य विदेशी मित्रों के साथ पायलट बाबा आश्रम में रुका था। पुलिस ने आश्रम से संपर्क कर व्यक्ति को सकुशल आश्रम के सुपुर्द कर दिया।
सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विदेशी नागरिक जो है अर्धनग्न व्यवस्था में जो है हर की पैड़ी क्षेत्र के पास मिला हुआ है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में है। इसको देखते ही तत्काल थाना पुलिस ने उसको अस्पताल पहुंचाया और जो भी प्राथमिक ज़रूरतें थी उसको पूरा किया। चूँकि यह व्यक्ति अभी होश में नहीं था, उतने कोई अपनी डिटेल बता पाए। अब वर्तमान में कुछ उसके होश के आने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि बेलारूस का निवासी है, उसके पासपोर्ट वगैरह की जानकारी हमारे एलआईयू ने कर ली है। वो पायलट बाबा आश्रम में कुछ दिनों पूर्व आके रुका हुआ था, वहाँ से भी जानकारी एकत्र की जा रही है, किन लोगों के साथ आया था, उनके अन्य साथियों के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है। चूँकि अब वो होश में आने के बाद अन्य चीज़ों के बारे में जब हमें क्लियर होगा तो इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के हजाबाद ज्वालापुर में संचालित म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड मुस्लिम फंड नामक संस्था पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा है। मामले को लेकर एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को तत्काल गहनता से मामले की जांच पड़ताल करने और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही पुलिस टीम मालिक अब्दुल रजाक की चल अचल संपत्तियों का पता लगा रही है, जिनके विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार से बातचीत की जा रही है। क्षेत्र में काफ़ी सारे जो लोग एकत्र हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने पैसे का निवेश किया हुआ है और काफ़ी वर्षों से इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और आज वो कंपनी का जो मेन जो उसका देखने वाला मालिक है वो फरार है। इसकी सूचना पर जो पुलिस ने भी प्राथमिक जांच की तो पता चला कि करीब 20 वर्षों से एक अब्दुल रजाक नाम का व्यक्ति है, जिसने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में अपनी ये रजिस्टर्ड कराई थी कंपनी, और साथ ही साथ इसमें लोगों से धन के निवेश के मामले में छोटे से ज़्यादा धन तक एकत्र किया जा रहा था, जिसमें करीब अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार 10,000 से ज़्यादा लोगों ने निवेश किया था और 7 करोड़ से ज़्यादा का मतलब इन्वेस्टमेंट की हुई थी। क्योंकि इन परिस्थितियों में यह व्यक्ति छोड़ के गया है और कितना लीगल काम हो रहा था, इन संबंध में आरबीआई और अन्य एजेंसीज के भी इसमें संपर्क किया गया है। साथ ही साथ चूँकि आम जन लोगों का ये मेहनत का पैसा है, उसको लेकर कहीं कोई बाहर देश छोड़ के ना चला जाए, इसलिए इसमें जो है इसमें अलर्ट भी इसमें इशू किया गया है, इसमें एलओसी इशू की गई है। और साथ ही साथ इसमें जो अन्य जो लोग थे, जो जानकारी मिली कि इस कंपनी में अन्य भी डायरेक्टर थे, उनके संबंध में भी हमने जो है आरओसी को लेटर लिखा है और कुछ प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करी है। चूँकि वर्तमान में मुकदमा लिख दिया गया है और विवेचना चल रही है, इसमें साक्ष्यों के आधार पर इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मैं जनता को अश्योर भी करूंगा कि इनके जो गाड़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं कोई इसका गलत उपयोग ना कर पाए, इसलिए सभी बैंक खाते वगैरह सभी को फ्रीज कर दिया गया है और सारी जो भी संपत्ति है उसको जानकारी की जा रही है कि कहीं इसको कोई अन्यत्र बेचकर कहीं जा ना पाए। तो अभी प्राथमिक रूप से इसमें जो कार्रवाई शुरू हो गई है, गिरफ्तारी उपरांत ही पता चल पाएगा किन परिस्थितियों में और ये सब कार्रवाई, ये जो कांड हुआ है ये क्यों हुआ है, और साथ ही साथ इसके पीछे अन्य कोई लोग भी तो नहीं षड्यंत्र में, इसका भी पता लगाया जाएगा। उत्तराखंड में ओरिएंट बेल कंपनी की एरिना नवीनतम टाइल्स का भंडारी बाग देहरादून में आरएस एम्पोरियम के नाम से शुभारंभ हो गया। इस मौके पर श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णगिरी महाराज और वास्तु विशेषज्ञ नागरिक सुरक्षा संगठन डॉक्टर सतीश अग्रवाल ने हवन पूजन के साथ मंगलाचरण किया। आरएस डेकोर एम्पोरियम के मालिक अभिलाष गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि ओरिएंटल बेल कंपनी के देश में संचालित 4 शोरूम में से एक एम्पोरियम हमें देहरादून में संचालित करने का अवसर मिला है। ये ओरिएंट बेल शोरूम नहीं है, ओरिएंट बेल टाइल एरिना है। हमारा जितना भी शोरूम्स है, 3 तरह का शोरूम होता है, अरीना, बुटीक और कॉर्नर। इसमें से सबसे उम्दा वाला जो होता है वो कैटेगरी का शोरूम है ये ओरिएंट बेल टाइल एरिना, जो कि देहरादून में सबसे पहला है। और बहुत बहुत बधाई हो अभिलाष जी और अभिनव जी को कि वो हमारे साथ ऐसे एक बहुत बड़ा और बहुत ही उम्दा शोरूम को जन्म देने में हमारा साथ दिए हैं। शोरूम आपने देखा ही होगा और शायद ही इस तरह का और दूसरा कोई शोरूम अभी देहरादून में और हो, तो डेफिनेटली ये यहाँ के देहरादून की जनता को एक नई तरह से टाइल को समझने में और उसको विजुअलाइज करने में मदद करेगी। ये इंडिया का मतलब चौथा बड़ा शोरूम है और उत्तरांचल का नंबर 1 शोरूम है। अरीना इसको नाम दिया गया कंपनी ने और बेस्ट है जी। विजुअल तो सब चीज़ें ही हैं। एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी चीज़ उसको डिज़ाइन करके यहाँ पे टीवी पे दिखा सकते हैं, कैसा उसका वॉशरूम लगेगा, कैसा उसका किचन लगेगा, कैसा उसका बेडरूम लगेगा, वो सब चीज़ें यहाँ विजुअल हो जाएंगी और कंफर्टेबली जोन में वो देख सकता है कौन सी टाइल मेरे बेडरूम में अच्छी लगेगी, ये कैसे लगेगी, वो सब चीज़ें हम रेडीमेड उसको तैयार करके दिखा सकते हैं।